हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुंबई शहर की सनशाइन कॉलोनी में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था जिसका नाम होटल गोल्डन हाइट्स था। वो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट और होटल था। उसका मालिक एक अमीर आदमी होता है जिसका नाम मनमोहन होता है। मनमोहन पैसे और मन दोनों से ही खूब धनी होता है। वो बहुत नेक ख्याल और बड़े दिलवाला व्यक्ति होता है। सर वो मुझसे 2 कांच के बर्तन टूट गए हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा सर। चाहे तो आप मेरी तनख्वाह मत दीजिए इस महीने की, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। अरे कैसी बातें कर रहा है राजू। अरे तू चिंता मत कर और इतना घबरा मत। अरे इंसान है तू, कोई मशीन नहीं। गलतियां तो होंगी ही ना। चिल कर। मैं नहीं तेरी तनख्वाह काटने वाला और ना ही तुझे नौकरी से निकालने वाला हूं। क्या सच में? सर आप सच में कमाल के हो। आप जैसा कोई नहीं। मनमोहन सभी के साथ अच्छी तरह पेश आता, फिर चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। मनमोहन अपनी बीवी डिम्पल और छोटी बेटी तारा के साथ एक बड़े से बंगले में रहा करता था। वो अपनी बीवी और बेटी से बहुत प्यार करता था। रेस्टोरेंट में सभी उसके हाथ की बनी सभी डिशेस की खूब तारीफ किया करते। अरे वाह मनमोहन सर, आप तो हमसे भी बड़े टैलेंटेड और माहिर शेफ निकले। मतलब आपके बनाई खाने की खुशबू ही इतनी बेहतरीन है तो स्वाद पर तो बेशक 4 चांद लग ही गए होंगे। हाँ सर जी, आप इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक होकर भी हम शेफ्स के साथ आकर हमारी मदद करते हो। इतना अच्छा खाना बना लेते हो आप। बहुत डाउन टू अर्थ हो। आप बेमिसाल हो सर। अरे बस इतनी भी तारीफ मत करो मेरी, वरना मुझे शुगर हो जाएगा। शुगर से याद आया, हाँ फतेह वो चीनी का जार पास करो। जी सर, ये लो। मनमोहन के जीवन में सब कुशल मंगल चल रहा होता है। रेस्टोरेंट भी गुजरते समय के साथ पूरे शहर में और भी ज्यादा मशहूर होने लगता है। लेकिन एक रात एक ऐसी अनहोनी हो जाती है जो सब कुछ तबाह कर देती है। रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने के कारण ब्लास्ट हो जाता है और पूरा रेस्टोरेंट जलकर खाक हो जाता है। भगवान की कृपा दृष्टि से किसी की जान नहीं जाती, लेकिन 13 लोग घायल हो जाते हैं, जिनमें से एक खुद मनमोहन भी होता है। रात के कुछ लगभग 2 बज रहे थे। रेस्टोरेंट का आधा स्टाफ जा चुका था। रेस्टोरेंट बाहर से बंद कर दिया था, लेकिन मैं और मेरे साथ 12 लोगों का स्टाफ सारा मैनेजमेंट समेट रहे थे और सिलेंडर फट गया। वो तो शुक्र है कि वक्त रहते ही हम सब बाहर भाग आए। सब कुछ बर्बाद हो गया डिम्पल, सब कुछ बर्बाद हो गया। मनमोहन, हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हारी और उन बाकी 12 लोगों की जान बच गई। यस पापा, तारा के होते हुए उसके पापा को कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरा बच्चा, आओ पापा को झप्पी दो बेटा। इतने बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट के बर्बाद होने पर मनमोहन बुरी तरह लॉस में चला जाता है। यहाँ तक कि उसे अपने बंगले तक को बेचना पड़ता है। वो सब कुछ बेच बाच कर गाँव चला जाता है। गाँव में उसकी चाची रहा करती थी जिनका नाम कावेरी होता है। मनमोहन बेटा, तुम जरा भी चिंता मत करो। यहाँ गांव में तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी लग ही जाएगी। अब जो होना था वो हो गया। उसे हम ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर से शुरुआत करके सब कुछ फिर से बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। मैं तो पूरी तरह उम्मीद खो चुका हूं, लेकिन फिर भी हिम्मत बांधनी होगी। यूं इस तरह हार नहीं मान सकता। पहले जाकर तारा का गांव के स्कूल में एडमिशन करा देता हूं, फिर नौकरी की तलाश करने लगता हूं। मनमोहन तारा का एडमिशन कराकर गांव में जगह जगह जाकर नौकरी ढूंढने लगता है। तभी एक जगह पर उस पर एक आदमी हंसता है और उसका मजाक उड़ाता है। अरे ये देख, ये तो शहर के सबसे बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक आज हमसे नौकरी मांगने आए हैं। बेचारा इतना अमीर था और आज देखो क्या से क्या हो गया। अब तो तू कटोरा लेकर ही घूम मनमोहन। अपनी हद में रह और तमीज से पेश आ, समझा ना? वरना तेरी हड्डी पसली एक करने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा।
मनमोहन एक हफ्ते तक यहाँ से वहाँ दर दर भटक कर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं लगती। वो बहुत दुखी हो जाता है। वो एक दिन यूं ही घर के स्टोर रूम की सफाई कर रहा होता है, तभी उसे एक साइकिल मिलती है। ये साइकिल चाचू की है क्या? नहीं मनमोहन बेटा, ये तो जेठ जी यानी तुम्हारे पापा की साइकिल थी। वो हर रविवार को इस पर सवार होकर जेठानी जी के साथ घूमने जाया करते थे और तुम भी इस पर बैठकर जाया करते थे। लेकिन तुम्हारे चाचू, पापा और माँ के जाने के बाद यही इसी स्टोर रूम में पड़ी है सालों से। कावेरी और मनमोहन भावुक हो जाते हैं। मनमोहन हिम्मत न हार कर रोजाना सुबह जल्दी उठकर गांव के मंदिर में जाया करता और भगवान जी के आशीर्वाद को लेकर वो नौकरी की तलाश करने चला जाता। वो बहुत परिश्रम करता है, लेकिन फलस्वरूप उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी एक दिन भूख लगने पर वो देखता है कि गांव में एक आदमी साइकिल पर खाना बेच रहा है और उसके साइकिल ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी हुई है। ये देख मनमोहन चकित हो जाता है। ये क्या, ये तो गजब हो गया। एक साइकिल ढाबा के बाहर इतने लोगों की लंबी लाइन। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि ज्यादातर साइकिल पर बेचे जाने वाला खाना ही गांव वाले ज्यादा खा रहे हैं। क्यों ना मैं भी एक साइकिल ढाबा खोल लूं। नौकरी तो मुझे मिलने से रही, और रही बात साइकिल की, तो वो तो है ही ना। पापा की साइकिल को मैं इस्तेमाल करूंगा। मनमोहन तय कर लेता है कि अभी वो साइकिल ढाबा खोलकर ही रहेगा। वो अपने स्वर्गवासी पापा की पुरानी साइकिल को ठीक करता है, सजावट करता है और उस पर एक सुंदर सा बोर्ड लगाता है जिस पर लिखा होता है मनमोहन साइकिल ढाबा। वाह मनमोहन, तुमने तो इस पुरानी साइकिल को एकदम से ब्रांड न्यू बना दिया है। वाह! भगवान जी तुझे खूब तरक्की सफलता दे बेटा। मैं भगवान जी से बस यही कामना करती हूँ। पापा आप देखना, आप इस नए टेस्ट में पक्का आउट ऑफ मार्क्स लाओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेरी तारा प्रिंसेस। मनमोहन गर्मा गर्म कंटेनर्स में खाना रख के साइकिल पर रखता है और गांव की गली गली जाकर खाना बेचने लगता है। कुछ ही देर में उसके साइकिल ढाबे पर ढेर सारे लोग खाना खाने आ जाते हैं और तो और सभी उसके हाथ का खाना खाकर उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह, क्या खाना है भैया। आपके साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आपने वही हिम्मत नहीं हारी और ये साइकिल ढाबा खोला। आपकी स्टोरी सच में काफी प्रेरणादायक है। अरे इतना अच्छा खाना तो सच में मैंने कभी नहीं खाया है। बहुत कमाल का साइकिल ढाबा है आपका भाई साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मनमोहन अपने साइकिल ढाबे से पैसे कमाकर उन्हें इकट्ठा करने लगता है और तो और वो अखबार और इंटरनेट पर भी बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। इतना बड़ा आदमी एक साइकिल ढाबे वाला बन गया है, इस बात से सभी को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन वो मनमोहन पैसों को इकट्ठा करके गांव में एक बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलता है और उसकी रिबन कटिंग सेरेमनी में वो अपनी चाची जी को भी रिबन काटने को कहता है। मनमोहन बेटा, तू ही है वो जिसने इस गांव का सबसे पहला 5 स्टार रेस्टोरेंट खोला। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। साइकिल ढाबा के साथ पापा की साइकिल के रूप में उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ही था, और आज शायद उसी आशीर्वाद का नतीजा है ये रेस्टोरेंट। कावेरी रिबन कट करके रेस्टोरेंट का उद्घाटन करती है और इसी तरह मनमोहन अब हर एक शहर में अपने रेस्टोरेंट के चेन्स ओपन करता है और अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। जोगपुर कहकर एक गांव में सीरत नामक एक गरीब लड़की अपने भाई भाभी संग रहा करती थी। सीरत कॉलेज में पढ़ती थी। उसके माता पिता की कुछ सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी। सीरत के भाई का नाम चिराग होता है और भाभी का नाम राखी। सीरत अपने भाई भाभी को पैसों की मदद हो इसीलिए पार्ट टाइम ऑटो रिक्शा चलाती और उनका हाथ बटाया करती। काका, आपको मोहिंदर चौक में छोड़ना है या बिरला कोठी के पास ही? उस हिसाब से मुझे लेफ्ट या राइट का टर्न लेना है। बिटिया, मुझे मोहिंदर चौक में ही छोड़ दो। सीरत उस पैसेंजर को सही सलामत मोहिंदर चौक पे छोड़ती है। अरे तुम बहुत अच्छी हो बिटिया। जहां आजकल की बाकी ऑटो चालक इतनी बेरहमी से ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वहीं
तुमने इतने अच्छे से ऑटो चलाया कि मुझ बुढ़े को कोई दिक्कत नहीं हुई। शुक्रिया बेटा। भगवान तुम्हें खूब सफलता दे। ये लो तुम्हारे पैसे बेटा। धन्यवाद काका। आशा करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। सीरत अपने सभी पैसेंजर संग बहुत अच्छे से पेश आती और गांव में सभी उसकी सराहना करते रहते। वो दिन भर जितने भी पैसे कमाती सारे पैसे अपने भाई भाभी को दे देती। उसकी भाभी राखी स्वभाव से थोड़ी बुरी और लालची होती है। ये क्या है, आज इतनी कम कमाई कैसे हुई तुम्हारी सीरत मैडम? कहीं टहलने चली गई थी क्या किसी के साथ, ठंड के मौसम का मजा उठाने? नहीं राखी भाभी, दरअसल इतनी ठंड हो रही है कि सभी अपने घर पर ही हैं। मुश्किल से ही ग्राहक मिल रहे थे आज। संभावना है कि आने वाले कुछ घंटों बाद सरकार अलर्ट भी दे दे। बर्फबारी भी हो रही है ना? सही है, मतलब बहाना बनाने का आर्ट भी कोई तुमसे सीखे। सच में लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, कल से अगर 12 घंटे की शिफ्ट में 1000 रुपए के नीचे कमाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई ना तुम? तब तो हम इसे घर में ही नहीं लेंगे। हाँ ठीक है चिराग भैया। सीरत उदास हो जाती है और कंबल ओढ़कर खूब रोती है। अब से उस बेचारी को ओवर टाइम ऑटो चलाकर पैसे कमाने पड़ते हैं। कड़ाके की ठंड में भी सीरत काम करती है। फिर घर आने के बाद भी राखी उससे घर का सारा काम करवाती है। जल्दी से खाना बना दो, आज ना गर्मा गर्म पनीर पकौड़े, छोले भटूरे और पुलाव बनाओ। और हाँ, गाजर का हलवा भी। गाजर के हलवे के बिना तो सर्दी फीकी है। और ये सब होने के बाद जरा झाड़ू पोछा भी लगा देना, ठीक है? ठीक है राखी भाभी। बेचारी सीरत घर का सारा काम करती है। फिर एक दिन अचानक से राखी सीरत के लिए एक अमीर बिजनेसमैन का रिश्ता लाती है। सीरत, ये देख, ये लड़का, इसका नाम निहार है और ये एक अमीर बिजनेसमैन है। अच्छा परिवार है। अगर तुम्हें इसके साथ शादी के लिए हाँ करनी है तो बता दो, फिर हमारी तो लॉटरी ही लग जाएगी, क्योंकि ये हमें ढेर सारे पैसे भी देगा। हाँ लेकिन राखी भाभी। सीरत, राखी ने अगर कोई रिश्ता लाया है तो सोच समझ कर ही तय किया होगा ना। और वैसे भी यूं तिल तिल करके जीने से अच्छा तो खुद भी एक अच्छे परिवार में जाकर रहे और हमें भी उसका फायदा उठाने दे। सुन सीरत, कल निहार अपनी माँ नीलांबरी के साथ यहाँ पर हमारे घर पे आ रहा है। नीलांबरी जी को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, वो भी हेल्दी चॉकलेट्स। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम कितने बढ़िया चॉकलेट्स बनाती हो, तो तुम कल उनके लिए तरह तरह के चॉकलेट्स ही बनाना, ठीक है? ठीक है राखी भाभी, चिराग भैया। सीरत बेमन ही अलग अलग प्रकार के चॉकलेट्स बनाती है। वो बचपन से ही चॉकलेट बनाना जानती थी, क्योंकि उसके पिता एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करते थे। तो उसने अपने दिमाग को चलाकर घर में कैसे चॉकलेट्स बनाए जाएं, इसकी सोच खुद ब खुद तय की और चॉकलेट्स बनाना सीख लिया। अगले दिन जब नीलांबरी और निहार सीरत को देखने आते हैं तभी क्या चॉकलेट्स बनाए हैं सीरत माय डियर, तुम तो एकदम बेस्ट हो। निहार, तुमसे मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी कि तुम्हें सीरत पसंद आई या नहीं, क्योंकि मुझे तो सीरत बहुत पसंद आ गई है। और अब सीरत ही बनेगी तुम्हारी धर्मपत्नी और हमारे ओबेरॉय खानदान की बहू। वाह जी वाह, वाह वाह। इसी बात पे और 10 चॉकलेट्स ठूसिए नीलांबरी जी, ये लीजिए। खुशी के मारे राखी नीलांबरी के मुंह में और भी बहुत सारे चॉकलेट्स ठूसती है और निहार और सीरत की शादी हो जाती है। राखी और चिराग दोनों को भी सीरत की शादी से मुनाफा होता है, क्योंकि नीलांबरी उन्हें भी कई सारे पैसे देती है। शादी के बाद सीरत की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो अब अमीरों जैसा जीवन जीने लगती है। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, लेकिन इन सब की खुशियों के साथ ही उसे एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है। जब वो निहार के ऑफिस में उसे टिफिन देने जाती है, तभी वो वहाँ पर उसे एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है। इसका मतलब निहार जी, आपका और इस लड़की का शादी के पहले से ही अफेयर था? देखो सीरत, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम की खुशी के लिए की, क्योंकि उन्हें तुम्हारी तरह एक नॉर्मल सभ्य संस्कारी लड़की पसंद है और मेरी गर्लफ्रेंड मॉडर्न जमाने की है, और हम दोनों के प्यार को मॉम और मेरी फैमिली वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर आपने मुझे क्यों धोखा दिया?
शादी से पहले ही बता देते ना मुझे सब कुछ, या फिर सारे आम इनकार कर देते शादी करने से। बस बहुत हुआ अब। मैं उन बाकी लड़कियों में से नहीं हूँ जो बेचारी अबला नारी बनेंगी और सब कुछ सहन कर लेंगी और चुप रह जाएंगी। आई वॉन्ट डिवोर्स। मुझे तलाक चाहिए निहार ओबेरॉय। मैं अभी के अभी नीलांबरी जी को सारा सच बताने जा रही हूँ। सीरत, सीरत, सीरत रुको। सीरत मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। सीरत घर जाकर नीलांबरी को सारा सच बताती है और घर छोड़कर चली जाती है और अपने भाई भाभी के पास चली आती है। लेकिन तभी उसके भाई भाभी चिराग और राखी उसे घर में लेने से मना कर देते हैं। अरे बेवकूफ औरत, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है क्या? तुम्हें पता भी है तुम इतनी सारी शान शौकत को छोड़कर यहाँ पर फिर से मुंह उठाकर आ गई? सीरत, क्या हुआ अगर निहार का किसी और के साथ अफेयर है? उसने तुम्हें तो किसी चीज की कमी नहीं खलने दी ना। तुमने तो अपनी सास नीलांबरी की खुशी के बारे में तक नहीं सोचा। मैंने जो कुछ भी किया है एकदम सही किया है। जिस रिश्ते में मेरा सम्मान नहीं, मैं उससे जबरदस्ती के बनावटी रिश्ते में नहीं रह सकती। वो एक पिंजरा है। आपकी नजरों में वो सोने का पिंजरा होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। राखी और चिराग सीरत को घर पर नहीं लेते क्योंकि अब उन्हें भी निहार से कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। जब सीरत अपनी ऑटो चलाने के लिए तय करती है तो पता चलता है कि राखी ने उसकी ऑटो को भी बेच दिया है। अब सीरत बेचारी पूरी तरह बेसहारा हो चुकी थी। उसका कोई भी नहीं था और वो सड़क पर दर दर भटक रही थी। मेरी ऑटो भी राखी भाभी ने बेच दी। मुझे हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने पैरों पर खड़ी रहूं फिर से? तभी चलते चलते उसे कई सारे ढाबे और ठेले नजर आते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर वो भी अपना एक ढाबा खोलने का सोचती है। और वो भी चॉकलेट ढाबा, जहां पर सीरत तरह तरह के स्वादिष्ट चॉकलेट्स बनाती है और उन्हें बेचती है। आए हाय 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 हाय, आए इस चॉकलेट को खाकर तो मजा ही आ गया। सीरत जी, ऐसा कौन सा जादुई इंग्रेडिएंट मिलाया है आपने इसमें? अरे सच में महंगे महंगे चॉकलेट की भी इतनी अच्छी टेस्ट नहीं होती जितनी कि आपके चॉकलेट्स में है। थैंक यू। सीरत खूब मेहनत करके अपना चॉकलेट ढाबा चलाती है और उसकी बहुत तरक्की भी होती है। 6 महीनों के कोर्ट पीरियड के बाद सीरत और निहार का तलाक भी हो जाता है और सीरत आगे चलकर अपनी खुद की चॉकलेट कंपनी खोलती है और अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त करती है। काव्या की सास भानुमति विधवा होती है। काव्या की हाल ही में भानुमति के बेटे राघव से शादी होती है। काव्या और राघव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन काव्या और भानुमति दोनों ही पड़ोस की शीला की बेटी की शादी में जाते हैं, जहां से लौटने के बाद रात में भानुमति अपने पति की तस्वीर और अपनी शादी का एल्बम देख देख कर अकेले में बहुत रोती है। उसने बाकी का सामान भी निकाल रखा था। कितनी धूमधाम से की थी हमने शादी, कितना प्यार करते थे हम एक दूसरे से। सब कुछ चला गया मेरे पास से जब से आप मुझे छोड़कर चले गए। ये साड़ी ये मैंने अपने पहले करवा चौथ में पहनी थी। ये झुमके और हार ये आपने मुझे हमारी शादी की पहली सालगिरह पर तोहफे के तौर पर दिए थे। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर बलवंत जी? आज शीला की बेटी की शादी देखकर हमारी शादी याद आ गई। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बलवंत जी, बहुत बहुत याद आ रही है। काव्या कमरे के बाहर से अपनी सास को चुपके से देख रही होती है और उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। माँ जी कितनी दुखी है, कितनी अकेली है। मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। फिलहाल अभी इन्हें रोने देती हूँ। कहते हैं रोने से मन हल्का हो जाता है। माता रानी, मेरी माँ जी के जीवन में फिर से खुशियां ला दो। मुझसे उनका ये अकेलापन देखा नहीं जा रहा। अगले दिन जब भानुमति मंदिर में जाती है, तभी वो गलती से एक आदमी से टकराती है
और जब वो उसकी शक्ल देखती है तब वो और कोई नहीं भानुमति का कॉलेज का दोस्त अमिताभ होता है। अरे आप यहाँ कैसे? अमिताभ जी, जहाँ तक मुझे पता है आपने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर आप विदेश में नौकरी करने चले गए थे ना? हाँ भानु, लेकिन मैं अब अपने बिजनेस को इंडिया में एक्सपेंड करना चाहता हूँ। इसके लिए यहाँ पर आ गया। आज सुबह ही लैंड किया है मैंने इंडिया में। तुम समय के साथ और भी खूबसूरत हो गई हो भानु। अमिताभ जी, आप तो इस उम्र में भी एकदम हैंडसम हीरो लग रहे हो। आपकी बीवी बच्चे वो लोग कहाँ हैं? नो भानु, मैंने शादी नहीं की है अब तक, तो बीवी बच्चों का सवाल ही नहीं। ये सुनकर भानुमति हैरान रह जाती है और फिर वो दोनों मंदिर में घंटों तक बैठकर गप्पे लड़ाते हैं और भानुमति अमिताभ को अपने पति की मौत के बाद की जिंदगी का सफर सुनाती है, जिसे सुनकर अमिताभ की भी आंखें भर आती हैं और वो भानुमति के लिए लड्डू लाता है और उसे खिलाता है। इस लड्डू को खाओ। मुझे आज तक याद है कैसे तुमने मेरे टिफिन से लड्डू चुराए थे। भानु, तुम्हें देसी घी के लड्डू आज तक इतने ज्यादा पसंद हैं। दैट्स कमेंडेबल। बाय द वे, अब जब मैं आ ही गया हूँ तो हम रोज मिला करेंगे, ओके? शर्माते हुए भानुमति अपनी पलकों को झुकाकर कहती है, जी, कल मैं आपके लिए आपका पसंदीदा चॉकलेट केक बनाकर लाऊंगी। अगले दिन दोनों एक दूसरे को पार्क में मिलते हैं और भानुमति अपने हाथों से अमिताभ को चॉकलेट केक खिलाती है। दोनों ही एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं और यूं ही उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। कभी फिल्म देखने तो कभी किसी शॉपिंग करने के लिए, कभी किसी लाइब्रेरी में तो कभी एक सुनसान सड़क के ढाबे पर। कितना अच्छा लग रहा है ना भानु, ये जलता हुआ बोनफायर, ये ठंड का मौसम, ये सर्द हवाएं, ये गर्मा गर्म कोयले पे पक रही खीर की महक, ये शांत जगह, ये ढाबा, ये रात, ये चांद और एक तुम। भानुमति शर्मा जाती है। क्या अमिताभ जी, आप भी ना? चलिए, देर हो रही है, अलाव पर हाथ सेकिए। मैं तब तक ढाबे वाले काका से पूछती हूँ कि इन्हें खीर पूरी बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। भानुमति उठकर ढाबे के अंदर जाती है और अमिताभ बस उसे ही देखते रह जाता है और प्यार भरी आवाज से गाता है, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। उफ, दीवाना बना दिया है तुमने मुझे अपना भानु, लेकिन मैं तुम्हें अपना हाली दिल कैसे बताऊं। भानुमति घर में ही अकेले मुस्कुराने लगती है और बहुत खुश रहने लगती है, जिससे काव्या और राघव को थोड़ा शक होता है। काव्या, ये क्या हो गया है माँ को? फोन को देख देख कर बस स्माइल करती रहती है, और तो और अब ये फिल्मी गाना सुनने का भी बड़ा चस्का लग गया है इन्हें। रहने दो ना राघव, अब वो उदास और टेंस्ड रहती थी, तब भी हमसे उनका चेहरा देखा नहीं जाता था, तो अभी हमें उनके लिए खुश होना चाहिए ना। चलो, आज हमें नदी के पास जाकर पूजा भी करनी है, रात हो गई है ना। इत्तेफाक से उस नदी में रात के अंधेरे में कई दिए तैर रहे थे और जगमगा रहे थे, और वहाँ पर अमिताभ ने पहले से भानुमति को बुला रखा था, क्योंकि आज वो नदी के पास ही भानुमति से अपने प्यार का इजहार करने वाला था। घुटनों के बल बैठकर बाहों को फैलाकर अमिताभ भानुमति को प्रपोज करता है। भानु, मुझे नहीं पता कि ये सब कब, कैसे, क्यों हुआ, लेकिन यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे प्यार का जोग लग गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भानु। मैं जानता हूँ कि तुम एक विधवा हो, पर फिर भी मुझे अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ ही बितानी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी भानु? हाँ अमिताभ जी, मैं भी आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, लेकिन शादी कैसे? मैं एक विधवा औरत ही नहीं,
विधवा सास हूँ, माँ हूँ, मेरा बेटा मेरी बहू है। तभी काव्या और राघव भी उसी नदी के पास आते हैं और ये सब कुछ देखकर सुन लेते हैं। भानुमति और अमिताभ भी राघव और काव्या को देखकर चौंक जाते हैं। माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप यहाँ पर आशिकी कर रही हो। दादी बनने की उम्र में आप शादी करने का ख्वाब सजा रही हो। लानत है आप पर। मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। इतना कहकर राघव वहाँ से चला जाता है। तभी घर जाकर काव्या अपना सूटकेस पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है। तभी काव्या, काव्या तुम कहाँ जा रही हो? मत जाओ मुझे छोड़ के। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। नहीं राघव, अब तो तुम मुझे सीधा कोर्ट में मिलना, डिवोर्स के वक्त। लेकिन हुआ क्या है काव्या? काव्या, मैं सच में मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तभी काव्या रुक जाती है और पलटकर राघव को गुस्से से कहती है, क्यों? जब तुम्हारा यही हाल होगा तो सोचो माँ जी का क्या हाल होता होगा। वो कितनी अकेली है, रोज रात को रोती है। राघव, हर किसी को जीवन में प्यार की जरूरत होती है, किसी के साथ की, सहारे की जरूरत होती है। तुम भी बताओ, क्या तुम नहीं चाहते माँ जी मुस्कुराए, खुश रहे? हाँ? काव्या की ये बातें सुनकर राघव की आंखें खुल जाती हैं। काव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कितना बेवकूफ हूँ मैं, जो अपनी माँ के दर्द को नहीं समझ पाया। पापा तो उन्हें कब के छोड़कर चले गए। उसके बाद से वो कितनी अकेली है, दुखी है, ये तो मुझे नजर ही नहीं आया। राघव फौरन भानुमति के पास जाकर माफी मांगता है और उसके और अमिताभ के गले लग जाता है और वो अमिताभ का हाथ भानुमति के हाथ में थमाते हुए कहता है, अमिताभ जी, आज से मेरी माँ आपकी जिम्मेदारी है। सॉरी, मैं आप दोनों के प्यार को समझ ही नहीं पाया। लेकिन जब 2 पल के लिए काव्या मेरी नजरों से दूर जा रही थी, तब मैंने अकेलापन क्या होता है ये महसूस किया। दुनिया समाज चाहे जो भी बोले, आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। अरे रोना धोना छोड़ो, क्योंकि अब होगी मेरी सास की शादी। ये थैंक यू बच्चों। और इस तरह विधवा सास भानुमति की शादी हो जाती है और वो अमिताभ के साथ खुशी से रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।